दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों ज्योग्राफी के इस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में जिसमें कि हमने महेश वर्णवाल की बुक को बेस बनाया है और अलग अलग वेरियस सोर्सेज से मटेरियल इकट्ठा करके आपके सामने सर्व किया जा रहा है ताकि आप तक एक बेहतर जानकारी पहुंच सके। इस दिशा में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। यूनिवर्स के ओरिजिन को देखा, उसके बाद अपनी अर्थ की ओर चले तो उसके मोशंस को देखा, फिर उस पर खींची जाने वाली जो इमेजिनरी लाइन्स थी उनके बारे में स्टडी की है। इसके बाद हम अपने अर्थ की, अपनी जो मदर अर्थ है उसके ओरिजिन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वह आई कहाँ से है? यूनिवर्स तो जनरेट हुआ, उसका फॉर्मेशन हमने देख लिया, बाद में बिग बैंग थ्योरी सबसे लास्ट में देखी थी, लेकिन वहाँ से बहुत सारे प्लैनेट्स बने हैं, उसी में हमारी अर्थ भी एक है। तो इसके बारे में जानना बनता है क्योंकि हम इसी पर रहते हैं और इतनी ज़्यादा जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ यहाँ कैसे बन गई और इसका शुरुआत में फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कैसे बनी, यह सब कुछ यहाँ बहस का विषय है और उसी पर डिस्कशन चल रहा था, लगातार चल रहा था। इससे पहले हमने अलग अलग हाइपोथेसिस या अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स थे उन्हें देखा है, लेकिन समस्या ये है कि वो एक एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं, उनमें कुछ न कुछ कमियां निकल रही हैं। कोई सिद्धांत कहीं सटीक बैठ रहा है तो कहीं से फेल हो जा रहा है, कोई कहीं ठीक बैठ रहा है तो किसी चीज़ को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। अब इसी क्रम में हम यहाँ आ चुके हैं जिसका नाम है सुपरनोवा हाइपोथेसिस, और इसे देने वाले दो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था फ्रेड होयल और लिटिलसन। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं दोनों लोग, और इन लोगों ने एक निबंध लिखा था, मतलब एक एसे था इनका, जिसका नाम था नेचर ऑफ द यूनिवर्स। वहाँ से 1939 की ये बात है, आज की बात नहीं है, काफ़ी पहले की बात है। 1939 आज से काफ़ी समय पहले। तो इन्होंने एक निबंध लिखा यानी एसे लिखा, और एसे काफ़ी लंबा चौड़ा था, जिसका नाम था नेचर ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की प्रकृति। और उसमें इन्होंने इस सिद्धांत का यानी इस थ्योरी का जिक्र किया था, जिसे कि हम यहाँ पर सुपरनोवा हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। और इसमें जो बेस था, इसको जो आधार बनाकर, मतलब कोई भी थियरी बिना किसी बेस के बनती नहीं है, उसके पीछे कुछ न कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक फार्मूला होता है। तो यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो न्यूक्लियर फिजिक्स से लिया गया था। मतलब यहाँ पर फ्रेड होयल और लिटिलसन ने न्यूक्लियर फिजिक्स को बेस बनाकर अपना ये एसे लिखा था जिसका नाम था नेचर ऑफ द यूनिवर्स, और वहीं से ये सुपरनोवा हाइपोथेसिस बाहर आती है, जिसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये बात है 1939 की, यहाँ आप इसे लिखित तौर पर देख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है, और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए। अगर आप वहां कांटेक्ट करेंगे तो आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, कैसे पेमेंट करना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो दो ऑप्शन आपके पास है। एक तो टेलीग्राम का चैनल है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वह पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए, जितने भी आपके लिए आवश्यक है, वो आपको समय से मिलते रहेंगे। इसके अलावा यूट्यूब जो है वो सबसे बढ़िया माध्यम है घर बैठकर पढ़ाई करने का, तो आप उससे जुड़े रहिए। यहाँ पर वर्तमान में हमारे 4 चैनल चल रहे हैं। एक तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, ये पुराना वाला चैनल है जिस पर कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा बैकअप चैनल है, और एक करंट अफेयर का चैनल है, और एक और नया बन गया है जिसका नाम है स्टडी फॉर एग्जाम्स। तो आप इन सब से जुड़े रहिए, और जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करिए, और उसके अलावा ठीक आप समझें तो शेयर करिए। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुँचेंगे और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, मतलब अपने विचारों को रखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो भी बोलिए, खराब लगता है तो आप ये बताइए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आपको खराब लगती है। जहां इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होगी उसे हम जरूर करेंगे। तो ये कुछ बातें थी, अब चलते हैं आगे। यहाँ आप इसे रिटन फॉर्मेट में देख रहे हैं। इन दिस, माफ कीजिएगा, इन हिज एसे, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए इन हिज एसे। अब यहाँ पर एसे किसका था? ये होयल का था, जो होयल नाम के मैथमेटिशियन थे उनकी बात की जा रही है। और एसे का नाम था, उसका शीर्षक था नेचर ऑफ द यूनिवर्स। इसमें इन्होंने 1939 में जो जीन्स की हाइपोथेसिस थी उसको रिवाइज किया, उसमें कुछ सुधार किए और अपना प्रिंसिपल इसी पर आधारित करके दिया। और जो प्रिंसिपल था वह संबंधित था न्यूक्लियर फिजिक्स से, उसका संबंध था, उसका कनेक्शन था न्यूक्लियर फिजिक्स से। और उसमें उन्होंने कहा कि बिहाइंड द प्लैनेट्स फॉर्मेशन, मतलब जो प्लैनेट्स हैं उनके फॉर्मेशन के पीछे 3 स्टार्स वर इन्वॉल्व रेदर देन 2। यहाँ पर 3 स्टार्स का जो हाथ है वो इनके पीछे है, इनके फॉर्मेशन के पीछे है, 2 स्टार्स यहाँ पर नहीं है।
इससे पहले हमने देखा है कि बाइनरी स्टार्स वाली जो हाइपोथेसिस है वो आती है, तो वहाँ पर 2 स्टार्स की बात की जा रही है, हालांकि तीसरा उसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 3 स्टार्स को खुले तौर पर बताया गया है। तो यहाँ होयल ने यह कहा कि कोई 2 स्टार्स नहीं थे, उसके अलावा तीसरा भी यहाँ पर मौजूद था, जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स है उनका फॉर्मेशन होता है। और इसमें देख रहे हैं आप, इन्वॉल्व रेदर देन टू द सन इट्स कंपेनियन स्टार एंड वन अनदर स्टार कमिंग टूवर्ड इट। मतलब एक तो सन है, दूसरा कंपेनियन स्टार है, और तीसरा जो है एक आने वाला, बाहर से आने वाला स्टार है जो कि इन्हीं की ओर आ रहा है। मतलब ये सन और इसका जो कंपेनियन स्टार है, इसी की ओर वह बढ़ता चला आ रहा है। इसी की ओर आएगा तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहीं से जो ग्रेविटी है उनमें खींचतान शुरू होगी, ग्रेविटेशनल पुल स्टार्ट होगा, और यहीं से नए प्लैनेट्स या जो भी चीज़ें हैं वो जनरेट होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ नया तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया था। सुधार क्या था, आइए उसको देख लेते हैं। ये जो होयल और लिटिलसन थे, इन्होंने ये कहा, इससे भी पहले हमने 3 स्टार वाले कॉन्सेप्ट को देखा है, जिसमें 3 स्टार्स होते हैं, एक तो कंपेनियन होता है, दूसरा हमारा सन होता है, और एक तीसरा बड़ा वाला होता है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो बड़ा वाला स्टार था, जब वो कंपेनियन स्टार के ज़्यादा पास में आता है, मतलब एक सन था और दूसरा उसका कंपेनियन स्टार था, तो जब बड़ा वाला तारा उस कंपेनियन स्टार के पास में आता है तो उस कंपेनियन स्टार में विस्फोट हो जाता है, मतलब वह फट जाता है, और उसके जो मैटर बिखरते हैं, मतलब उससे जो मटेरियल बाहर बिखर जाता है, उससे नए नए प्लैनेट्स जनरेट होते हैं, उसमें फॉर्मेशन होता है नए नए प्लैनेट्स का। ये हमने यहाँ पर देखा। अब इसे लिखे तौर पर आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्लैनेट्स वर फॉर्म बाय द एक्सप्लोजन ऑफ इट्स कंपेनियन स्टार नॉट फ्रॉम द सन। मतलब यहाँ पर सन से जो स्टार्स है उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बल्कि जो उसका कंपेनियन स्टार है उससे ये सारे प्लैनेट्स जो है वो जनरेट हुए हैं। ये हम यहाँ पर देख पाते हैं इस थ्योरी के माध्यम से, जिसे कि हम फ्रेड होयल और लिटिलसन की सुपरनोवा थ्योरी कहते हैं। सुपरनोवा हाइपोथेसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंपेनियन स्टार है उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, और एक्सप्लोजन का नतीजा निकलता है कि बहुत सारा जो मटेरियल है वो बाहर बिखर जाता है, और बिखरने की वजह से उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्लैनेट्स बनते हैं। और एक बात और है, इससे पहले सन और उस जो साथी स्टार था, मतलब जो कंपेनियन स्टार था, उसके बीच की डिस्टेंस सही से डिस्क्राइब नहीं की गई थी। यहाँ पर साफ साफ कहा गया, लिटिलसन और होयल ने कहा कि दोनों के बीच में काफ़ी अंतर था। भले ही सन के साथ वो कंपेनियन या कंपनी के तौर पर रह रहा हो, मान लीजिए ये सन है और ये इसका कंपेनियन स्टार है, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी अच्छी खासी थी। मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि ग्रेविटी का असर खत्म हो जाए। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये दोनों साथ साथ रहेंगे नहीं, मतलब इनमें साथ नहीं बना रह पाएगा। तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में दूरी तो थी ही। और ये जो अधिक वाली दूरी थी, इसी की वजह से जो प्लैनेट्स बने हैं वो सन से काफ़ी दूर हैं। क्यों? क्योंकि वह इसी का टुकड़ा है, इस वाले कंपेनियन स्टार से वो बाहर की ओर बिखरे हुए टुकड़े हैं, उन्हीं का रूप बदल गया है और आजकल वो प्लैनेट्स के रूप में देखे जाते हैं। तो इसी से छिटकने वाले टुकड़े अलग अलग प्लैनेट्स बन गए और वो सन के चारों ओर ऐसे ऐसे रिवॉल्व करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कंपेनियन स्टार कर रहा था। यह जो कंपेनियन स्टार था यह भी सन के अराउंड रिवॉल्व ही कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अब इसके जब अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं तब भी ग्रेविटी का असर सब पर रहता है। पहले सन की पूरी ग्रेविटी इसी पर पड़ रही थी, लेकिन बाद में क्या होता है, जब इसके अलग अलग पार्टिकल्स बन जाते हैं, अलग अलग इसके पार्ट्स बन जाते हैं, तो उन सभी पार्ट्स पर सन की ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है और ये सारे पार्ट्स इसकी ग्रेविटी में फंसकर अलग अलग ऑर्बिटल में इसके चारों ओर रिवॉल्व करने लगते हैं। ये कॉन्सेप्ट था होयल और लिटिलसन का। इन्होंने सन और प्लैनेट्स के बीच की जो दूरी की दिक्कतें थी उसको भी दूर कर दिया। इससे पहले वाली जितनी भी हाइपोथेसिस हैं उसमें सन और प्लैनेट के बीच की जो दूरी है उसका सही कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया और उसका कारण नहीं बता पाया। मतलब कोई भी उसके पीछे छिपा हुआ रीज़न नहीं बता पाया कि दोनों के बीच में डिस्टेंस आखिर है क्यों। जब ग्रेविटी का ही नतीजा है तो दोनों पास पास क्यों नहीं आ जाते, एकदम एक में सट क्यों नहीं जाते। तो इसके पीछे जो कारण था उसे लिटिलसन और होयल ने यहाँ खोलकर सबके सामने रख दिया। यही चीज़ है। और इससे पहले जीन्स ने जो कहा था वो भी यहाँ सॉल्व हो गया। जीन्स ने कहा था कि ग्रहों का निर्माण जो सन है उसके अंदर से निकलने वाले फिलामेंट से हुआ है। जो टाइडल वेव का कॉन्सेप्ट था वो हमने देखा था, मतलब सन के सरफेस से टाइड्स जनरेट होते हैं, मतलब टाइड के रूप में फिलामेंट निकलते हैं और उन फिलामेंट से प्लैनेट्स बनते हैं। ये हमने पीछे देखा जीन्स वाले कॉन्सेप्ट में, जेम्स जीन्स और जेफरीज का जो कॉन्सेप्ट था, तो उसको भी इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। इन्होंने ये कहा कि सन के साथ जो कंपेनियन स्टार है उसके अंदर एक्सप्लोजन होता है और उससे बहुत सारे पार्टिकल बाहर आते हैं और उन्हीं पार्टिकल्स से प्लैनेट्स का जनरेशन होता है या उनका ओरिजिन वहीं से है। ये बात इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट की।
इसके अतिरिक्त एक अच्छी बात यह भी थी कि इन्होंने एंगुलर मोमेंटम की जो समस्या खड़ी हो रही थी, बार बार एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का जो रूल था वो यहाँ पर फेल कर रहा था, उसको भी इन्होंने सुलझाया और साथ ही साथ जो प्लैनेट्स की डेंसिटी है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी अच्छी अच्छी हाइपोथेसिस हम देख चुके हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमियां थी जिसकी वजह से वो बेकार होती रही। कमियां इसमें भी थी और इसी वजह से यह भी वर्तमान में उतनी मान्य नहीं है, इसे उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझने के लिए मिली और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है यह इन्होंने बताने का प्रयास किया और उसमें बहुत सारे जो फिजिकल रूल थे वो फॉलो हो रहे थे। मतलब फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉज थे वो यहाँ पर एक के बाद एक फेल नहीं हो रहे थे जैसे पीछे हुए थे। एंगुलर मोमेंटम का जो रूल था वो यहाँ पर पूरी तरह से लागू हो रहा था और इसके अलावा जो प्लैनेट्स की डेंसिटी है वह सन के अकॉर्डिंग कितनी है और ज़्यादा है या कम है, इसको भी एक्सप्लेन करने में ये काफ़ी हद तक सफल रहे। तो ये थे होयल और लिटिलसन। वैसे ये मैथमेटिक्स के विद्वान थे, उसके स्कॉलर थे, लेकिन इन्होंने फिजिक्स से जुड़ी हुई भी अच्छी खासी खोजें की है। फिजिक्स के बारे में भी इनके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट थे। तो इसे हमने देखा। अब यहाँ तक जो पुरानी थ्योरीज थी, मतलब जितनी भी ओल्ड थ्योरीज थी उनको हमने देखा है, चाहे वो मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट हो या ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट हो। अब यहाँ से इसके आगे से हम मॉडर्न थ्योरी को देखेंगे जहाँ पर शुरुआत होती है बिग बैंग से। बिग बैंग की हम थ्योरी को देखेंगे, इसके बाद इन्फ्लेशन थ्योरी जो है उसको देखेंगे। बिग बैंग की थ्योरी कोई नई नहीं है, इससे पहले हमने काफ़ी डिटेल में जाकर इसे देखा है। यहाँ पर भी देखना है, वही चीज़ है, देने वाले वही व्यक्ति हैं और वही थ्योरी भी है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जब बात ओरिजिन की होती है, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का हमें ओरिजिन जानना होता है, तो ये थ्योरी हमारी सबसे ज़्यादा मदद करती है और इसीलिए ये इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा भरोसेमंद है, लोग इस पर भरोसा करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसे हम प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव भी कर चुके हैं, तो इसलिए ये और ज़्यादा विश्वसनीय है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। दिस थ्योरी वॉज फार्मुलेटेड बाई जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा इसे दिया गया था, ये बात हमने देखी है। और जॉर्ज लेमेंटेयर ये बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री थे, यानी एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, और वैसे ये क्या थे, एक पुजारी थे। ये बात हमने देखी है। और एक चीज़ और है, देखिए बिग बैंग की जो थ्योरी है, इसे एक्सप्लेनेशन, मतलब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो लेमेंटेयर ने नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ एक हाइपोथेसिस दी थी, मतलब एक अपनी कल्पना को इन्होंने सामने रखा था। उसकी एक्सप्लेनेशन करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन करने वाले यानी बिग बैंग थ्योरी को ठीक तरीके से समझाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रॉबर्ट वेगनर। रॉबर्ट वेगनर का जो प्रिंसिपल था उसमें बिग बैंग थ्योरी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया था। और हम जानते हैं कि यूनिवर्स और गैलेक्सीज और उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनका ओरिजिन क्या है, उनका जनरेशन कैसे हुआ, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरे यूनिवर्स में अलग अलग जो इनविजिबल पार्ट्स हैं या इनविजिबल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें कि हम डार्क मैटर कहते हैं, उनका भी अस्तित्व यहाँ माना गया। मतलब ऐसा माना गया कि ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, इस यूनिवर्स में बहुत कुछ ऐसा है जो कि दिखता नहीं है। तो डार्क मैटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इन दोनों लोगों ने ही एक्सेप्ट किया था, खास तौर पर वेगनर ने उसे एक्सेप्ट किया था। और गैलेक्सीज का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके बारे में भी जो साइंटिस्ट हैं उनके दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं या दो अलग अलग विचार होते हैं, ये कहना सही रहेगा। दो अलग अलग विचार होते हैं। एक तो जो डार्क मैटर है उसका अस्तित्व होता है, वो होता है वर्तमान में या मौजूद है, इस वजह से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। और वह किस रूप में है यह भी अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि वह इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। वह गर्म है या ठंडा है यह सही वैज्ञानिकों को नहीं मालूम है, मतलब साइंटिस्ट नहीं जानते कि वह हॉट है या कोल्ड है, उसका फॉर्मेट कैसा है यह सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये पता है कि डार्क मैटर है और डार्क मैटर का एक बड़ा रोल है किसी भी चीज़ को जनरेट करने में, चाहे वो गैलेक्सी हो, स्टार हो या प्लैनेट्स हो। नॉर्मल मैटर की तुलना में हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर की बहुतायत है, यह मेजॉरिटी में है। यह बात लेमेंटेयर ने भी कही थी और उसके साथ साथ जो वेगनर हैं उन्होंने भी कही थी। रॉबर्ट वेगनर इनका पूरा नाम था और इन्होंने 1967 में, यहाँ देखिए जो सन है, लेमेंटेयर तो काफ़ी बाद, मतलब काफ़ी पहले वाले हैं, जो रॉबर्ट वेगनर है उनका जो सन है वो 1967 है। 1967 में इन्होंने बाकायदा इसे एक्सप्लेन किया, बिग बैंग की थ्योरी को। इन्फ्लेशन वाले को जाने दीजिए, पहले आप बिग बैंग वाले को देखिए। तो ये जो बिग बैंग वाली थ्योरी थी इसका बाकायदा एक्सप्लेनेशन या लोगों के समझने लायक जो परिभाषा है वो 1967 में आई थी ये काफ़ी पहले से ही। और यहाँ पर जो डार्क मैटर के अस्तित्व की बात कही गई वो गलत नहीं थी, वो सही थी। बाद में वेगनर ने इसका समर्थन किया, इसे सपोर्ट किया। और बिग बैंग की जो थ्योरी है उसके हिसाब से यूनिवर्स की उत्पत्ति यानी यूनिवर्स का जो ओरिजिन है
वह आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले, मतलब 15 बिलियन ईयर एगो, यहाँ आप लिखित रूप में देख लीजिए, 15 बिलियन ईयर एगो ड्यू टू एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन एंड रेडिएशन जनरेटेड बाई अ ह्यूज फायर मास ऑफ डेंस मैटर। यहाँ पर एक डेंस मैटर था जिसे कि हमने पीछे हेवनली बॉडी के रूप में देखा है, जिसमें कि सडनली एक एक्सप्लोजन होता है। और ये घटना कब की है? यह 15 बिलियन ईयर्स एगो है, मतलब 15 बिलियन वर्ष पहले की घटना है, यानी आज से काफ़ी पहले की घटना है। और इतना पहले एक हेवनली बॉडी में एक्सीडेंटली यानी दुर्घटनावश एक एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन का नतीजा ये होता है कि जितना भी उसके अंदर का मटेरियल है वो बाहर की ओर बिखर जाता है। जैसे कोई पटाखा आप फोड़ते हैं, खासतौर पे जो बम होते हैं, तो आप उसमें आग लगाते हैं तो क्या होता है, उसका जो पूरा बारूद है वो फट पड़ता है, और जितना कुछ अंदर था या जो कुछ उसका अंदर का या बाहर का अंश था वो फैल जाता है, चारों ओर बिखर जाता है। ठीक वही चीज़ यहाँ भी होती है। यह जो पूरा जलता हुआ आग का गोला था, जो फायर मास था डेंस मैटर का, यह पूरी तरह से चारों ओर स्कैटर्ड हो जाता है। ये चीज़ हमने देखी थी और यहाँ भी वही देख रहे हैं। तो बिग बैंग की थ्योरी का मतलब भी यही है। बिग मतलब क्या होता है? बड़ा, और बैंग मतलब होता है विस्फोट। तो यहाँ पे एक बड़ा सा विस्फोट होता है, उसी पर बेस है लेमेंटेयर की यह थ्योरी। अब जो जोरदार धमाका होता है इस फायर बाल में यानी अग्निपिंड में, जब जोरदार धमाका होता है उससे बहुत सारा रेडिएशन भी निकलता है, यानी बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। सिर्फ मैटर नहीं निकलता, एनर्जी भी निकलती है। तो हम लोग कहते हैं ना कि पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं, एक तो मैटर है और दूसरा एनर्जी है। मतलब या तो द्रव्यमान है या फिर ऊर्जा है। मास और एनर्जी से ही मिलकर सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो वो एनर्जी आखिर आई कहाँ से? तो वो इसी फायर बाल से जनरेट हुई थी, ऐसा मानना था लेमेंटेयर का। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों को बेसिक तौर पर समझाया गया था। जो फायर बाल है वो फट पड़ता है और उससे बहुत सारी एनर्जी यानी बहुत सारा रेडिएशन भी साथ में रिलीज होता है। सिर्फ डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर ही नहीं निकलता, उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। और यह जो सिद्धांत था इसने काफ़ी हद तक लोगों को सेटिस्फाइड भी किया। आइए इसे लिखित तौर पर यहाँ और देख लेते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि रेडिएशन जनरेट होता है इस ह्यूज फायर मास से या फायर बाल से। अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन थियोरी, यहाँ पर दूसरी चीज़ जो जुड़ी हुई है वो इन्फ्लेशन की थ्योरी है, इसको भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन थियोरी, द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स इज मच हायर देन द डेंसिटी ऑफ विजिबल मास। जो हमारा यूनिवर्स है उसकी जो एक्चुअल डेंसिटी है, मतलब जो वास्तविक उसका घनत्व है, वो दिखने वाले घनत्व से कहीं ज़्यादा है। जो डेंसिटी हमें विजिबल हो रही है, जो मास हमें विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज़्यादा ऐसा मास या ऐसी डेंसिटी छिपी हुई है, ऐसी इनविजिबल कंडीशन में मौजूद है जो कि ज़्यादा मात्रा में, उसका अमाउंट कहीं ज़्यादा है। दिस मेक्स इट क्लियर दैट देयर एग्जिस्ट इनविजिबल डार्क मैटर, देयर एग्जिस्ट इनविजिबल डार्क मैटर इन द यूनिवर्स। मतलब जो डार्क मैटर है वह इनविजिबल फॉर्मेट में इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है। इस बात को ये थ्योरी प्रूव करती है। कौन सी थ्योरी? यहाँ पर इन्फ्लेशन थ्योरी की बात हो रही है। और द गैलेक्सी इज फॉर्म बाय द, मतलब यहाँ जो गैलेक्सीज हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बाय द एग्लोमेरेशन ऑफ दीज डार्क मैटर्स। ये जो डार्क मैटर्स हैं, जिन डार्क मैटर्स की बात हो रही है, जो कि इनविजिबल फॉर्मेट में हमारे आसपास मौजूद हैं, हमारे स्पेस में मौजूद हैं, उन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, उससे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। और यही जो डार्क मैटर है ये आपस में क्या होता है? एग्लोमेरेट होने लगता है। ये बात है। और इसमें दो थ्योरीज को हम देख रहे हैं। एक तो इन्फ्लेशन थ्योरी है, ये नीचे वाली, और दूसरी है बिग बैंग थ्योरी। दो थ्योरीज आपस में इन्वॉल्व है या जुड़ी हुई हैं, अटैच हैं यहाँ पर, और दोनों को मिलाकर देखेंगे। पहली थ्योरी जो थी लेमेंटेयर वाली, उसको तो हमने डिटेल में देखा ही था। इन्फ्लेशन थ्योरी जो थी वो भी इसी से अटैच है। देखिए, बिग बैंग वाली जो थ्योरी थी उसमें डार्क मैटर की चर्चा जरूर की गई थी, लेकिन उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। बाद में वेगनर आते हैं 1967 में, और वो इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने भी डार्क मैटर को उतना महत्व नहीं दिया। बाद में ये जो इन्फ्लेशन थियोरी आती है, इससे उसे बाकायदा एक्सप्लेन किया जाता है। और इन्फ्लेशन थियोरी जो थी वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम है एलन गुथ, उन्होंने दी थी। एलन गुथ ने 1980 में, आप देख लीजिए, 1967 में वेगनर के द्वारा बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लेनेशन किया जाता है। और जब ये एक्सप्लेनेशन रिलीज होती है, मतलब इसका जो पेपर है वो जारी होता है, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, अमेरिकन है ये, इनका नाम है एलन गुथ। ये 1980 में अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत करते हैं जो कि है इन्फ्लेशन थ्योरी। और यह जो इन्फ्लेशन थ्योरी थी, जिसे कि आप हिंदी में स्फीति का सिद्धांत कहते हैं, इसी में डार्क मैटर की पूरी डिफिनीशन दी हुई थी। इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि असल में डार्क मैटर क्या चीज़ है। इन्होंने यही कहा कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो विजिबल मास है उसके डेंसिटी की तुलना में जो इनविजिबल मास है उसकी डेंसिटी कहीं ज़्यादा है। ये चीज़ें हमने पीछे देखी हैं।
अब यहाँ पे एक बात है, बिग बैंग और स्फीति, मतलब बिग बैंग की थ्योरी और जो इन्फ्लेशन थियरी है, दोनों लगभग एक जैसे हैं। दोनों में कोई खास अंतर नहीं दिखाई देता, बस वही डार्क मैटर वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ थोड़ा और डीप में जाकर समझाया गया है। लेकिन अंतर क्या है सर? इसमें जो सबसे बड़ा अंतर है, मतलब एकमात्र अगर हम अंतर देखें, डिफरेंस देखें, तो वो ये है कि जो विशालकाय यहाँ पे फायर बाल था, यानी आग का गोला था, उसमें एक्सप्लोजन के 1 सेकेंड के अंदर ही, जो एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, उसके 1 सेकेंड के अंदर ही किस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, इसको एक्सप्लेन करने का अंतर दोनों में दिखाई देता है। मतलब दोनों में डिफरेंस है, दोनों का एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ आके अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पर जो इन्फ्लेशन थियरी है वो कहती है कि जो बड़ा सा फायर बाल था, यानी हेवनली बॉडी थी, उसमें जब एक्सप्लोजन होता है तो उसके बाद बहुत छोटे छोटे आकार के जो कण हैं, यानी पार्टिकल्स हैं, वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। मतलब रैपिड एक्सपेंशन होता है या इन्फ्लेशन होता है। यहाँ पर स्फीति की बात कही गई थी। स्फीति शब्द का मतलब यही होता है कि रैपिड एक्सपेंशन हो, यानी तेजी से प्रसार हो। तो छोटे छोटे पार्टिकल बहुत तेजी से यूनिवर्स में चारों ओर फैल गए, बिखर गए। और यह जो प्रोसेस था, इसमें 1 सेकेंड से भी काफ़ी कम समय लगा था। मतलब 1 सेकेंड से भी कम के समय में ये चारों ओर फैल गए। ये कहना था स्फीति के सिद्धांत का, यानी इन्फ्लेशन थियरी का। हालांकि दोनों ही विस्फोट का समर्थन करते हैं, कहते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ था किसी हेवनली बॉडी में या फायर बॉल में, जो कि बहुत बड़ा था। उसमें एक्सप्लोजन का नतीजा है आज का यूनिवर्स या आज की जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। लेकिन दोनों में यही फ़र्क है, जो स्फीति का सिद्धांत है यानी इन्फ्लेशन थियरी है एलन गुथ की, उसमें ये कहा जाता है, 1980 में ये आती है, और ये कहते हैं कि जो विस्फोट होता है उसके बाद जितना भी मटेरियल है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, उसका एक्सपेंशन होता है, और यह जो फैलाव है ये 1 सेकेंड से भी कम समय में होता है। ये बड़ी बात है। अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि डार्क मैटरों के आपस में इकट्ठे होने से, उनके कलेक्शन से जो गैलेक्सीज हैं उनका फार्मेशन होता है, और गैलेक्सीज का फार्मेशन होता है तो उसी में और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो भी बनती हैं। इससे स्टार्स बनते हैं, फिर प्लैनेट्स बनते हैं, और फिर प्लैनेट्स में हमारी अर्थ भी है। तो इस प्रकार से अर्थ का ओरिजिन इसमें भी छिपा हुआ है। तो बिग बैंग की थ्योरी सबकी यहाँ पर मदर थ्योरी है, इसको हम कह सकते हैं। मदर थ्योरी इसलिए है क्योंकि ये सब पर भारी पड़ती है और सबकी जितनी भी अवधारणाएं हैं, हाइपोथेसिस है, वो इसके अंदर सिमटी हुई है, और इसी से जुड़ी हुई है इन्फ्लेशन थियरी। इन्फ्लेशन थियरी और बिग बैंग थ्योरी में थोड़ा सा अंतर यही है, स्पीड का। इन्फ्लेशन थियरी ये कहती है कि बहुत तेज रफ्तार में एक्सपेंशन होता है और चारों ओर जो मैटर है वो बिखर जाता है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये बिखराव तो होता है लेकिन इसकी गति उतनी तेज नहीं होती। बस यही जरा सा अंतर है, और इसीलिए दोनों अलग अलग है। दोनों को हम यहाँ पे मॉडर्न थियरी के तौर पर देख रहे हैं। ये दोनों ही मॉडर्न थियरी वर्तमान में एक्सेप्टेबल है, इन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं और इन पर भरोसा करते हैं। यहाँ तक हमने अपनी अर्थ के ओरिजिन को काफ़ी गहराई तक देखा है, हमारी अर्थ जनरेट कैसे हुई, और अंत में हमारी समस्या का समाधान हमें यहाँ मॉडर्न थियरी में मिलता है। हालांकि यह भी थियरी कितने समय तक चलेगी यह कहा नहीं जा सकता। कभी ना कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसी इन्वेंशन जरूर होगी जिससे कि यह थियरी, इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। और जब तक कोई क्वेश्चन मार्क ना खड़ा कर दे तब तक हम इसी को मानेंगे, और इसी को बेस बनाकर आगे जितना भी डिस्कशन होगा वो सब होगा। तो आगे वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो इस चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 2 पर डिपेंड रहने वाला है, जिसका नाम है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अभी तक हम ओरिजिन देख रहे थे, अब इसका जो जियोलॉजिकल इतिहास है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसका पास्ट टाइम कैसा था, कैसे इसमें क्रमिक विकास हुआ है, किस प्रकार से जीवन विकसित हुआ है, किस प्रकार से अलग अलग जीव या वनस्पतियां यहाँ बने हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश होगी, जो कि अगला लेक्चर होगा, हमारा अगला पार्ट होगा। तब तक के लिए नमस्कार।